Good morning, students. We are discussing about the state of the matter. In last class, we have discussed about the various interaction forces and the thermal energy, which decide the state of matter, whether substance will exist in solid state, liquid, or gaseous state. Besides of them, we have also discussed about the various parameters like pressure, volume, temperature, moles, and we are discussing about the gaseous laws. है ना, gas laws are those which establish the relation between gaseous parameters, and we have discussed last class about the Boyle's law. What was the Boyle's law? It was pressure is inversely proportional to volume. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. ये भी हमने जाना था कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना. किसी भी सिस्टम के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है दैट इज़ कांस्टेंट. अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो एक तरीके कांस्टेंट वैल्यू आती है. अब सेकंड जो लॉ है गैसियस लॉ, दैट इज़ चार्ल्स लॉ है ना. चार्ल्स भी एक साइंटिस्ट का नेम है. उन्होंने क्या किया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना, इन दोनों में इन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया और एक कंडीशन रखी कि क्या कि कांस्टेंट प्रेशर अगर हम रखें और कोई गैस है, उस गैस के टेम्परेचर को हम चेंज करें तो वॉल्यूम भी चेंज होता है ना. और कैसे चेंज होता है, उन्होंने इसको बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर किया और फाइंड किया कि मान के चलिए कोई हमारी गैस है ना जी, और उसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ वी, और टेम्परेचर है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हम क्या करें, उसका जो टेम्परेचर है वो ±1 कर दें, यानी या तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें या डिक्रीज़ कर दें. तो चार्ल्स का ऑब्जर्वेशन क्या था कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी, या अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 1/273 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो इतने टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा. बढ़ाने पर बढ़ेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर कम करने पर डिक्रीज़ होगा. कितना? इतना पर 1 डिग्री इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पर, है ना. यही चार्ल्स का ऑब्जर्वेशन, या उसी को हम चार्ल्स लॉ भी कहते हैं. उन्होंने देखिए वो कैसे कंडक्ट किया. एक उन्होंने सिस्टम लिया, ये सिस्टम है ना, ये हमारा सिस्टम है. पहले उन्होंने इसको सिस्टम में एक गैस ली जिसका वॉल्यूम वी था, और उसके बाद जो इसका टेम्परेचर था है ना दैट वाज टी. अब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज़ करेगा, और जब टेम्परेचर राइज़ करेगा तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो क्या करेंगे, जो पिस्टन है उसको ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, और जब प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, पहले हमारा वॉल्यूम यहाँ तक था, अब वॉल्यूम यहाँ तक हो गया, तो टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ, ये वाला है ना, ये इसमें इंक्रीमेंट हो गया. कब हुआ, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया. देखिए पहले टेम्परेचर यहाँ था, अब टेम्परेचर यहाँ तक हो गया है ना, तो टोटल जो टेम्परेचर है वो कितना राइज़ हुआ, ये. ठीक है, तो टेम्परेचर के राइज़ करने पर जो वॉल्यूम है वो भी राइज़ होता है. कितना राइज़ होता है, 1/273 फॉर 1 डिग्री. अब उन्होंने देखिए एक मैथमेटिकली इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि इनिशियल वॉल्यूम है V0, जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना है V0. अब हमने क्या किया, उसका 1 डिग्री अगर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होता है, V0 का 273.15, 1 डिग्री इंक्रीज़ करने पर. और अगर हम उसको T टाइम इंक्रीज़ कर दें तो वो कितना हो जाएगा, V0/273 इंटू टी. जैसे हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ किया तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 डिग्री किया तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस तरीके से है ना हमारा ये रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर में. यहाँ से हमने V0 कांस्टेंट ले लिया है ना दोनों से,
तो इधर 1 + T/273.15 बचा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से एक्चुअल में क्या है, इस वाले को अगर हम क्या मान लें, टी मान लें, और 273 क्या होता है हमारा, T0 है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हम 273 केल्विन बोलते हैं। और V को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा VT/V0 इक्वल टू T या T0/T0, है ना। ये जो चार्ल्स लॉ है उसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, V/T। और इससे एक नया टेम्परेचर भी जुड़ा हुआ है, दैट इज़ केल्विन स्केल। और हमें पता है कि जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है वही हमारा क्या होता है, 1 केल्विन होता है। और ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है, इस पर सारे मॉलिक्यूल्स की जो मोशंस हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। तो यहाँ पर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी। और किसी भी सब्सटेंस का नेचर में अगर हम बात करें तो 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से हम इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। चार्ल्स लॉ का एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, यानी बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो जो टेम्परेचर है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए वो जो हमने अभी डिस्कस किया था, VT/T इक्वल टू V0/T0। यहाँ से V/T कांस्टेंट आ गया तो V/T निकल कर के आ गया। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट यहाँ पर प्रेशर रहना चाहिए। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए दिया हुआ है कि मान के चलिए प्रेशर हमारा कितना है, P1 है, ठीक है। और वॉल्यूम हमारा ये वॉल्यूम है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम भी हमारा क्या हो रहा है, उसी रेशो में इंक्रीज़ हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर ये सब पॉइंट्स हमें क्या बता रहे हैं कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, है ना, जैसे P1 से P2, तो प्रेशर इंक्रीज़ होने पर क्या होगा, जो वॉल्यूम में डिक्रीज़ होता है एज़ पर बॉयल्स लॉ। तो जब प्रेशर हमारा डिक्रीज़ होगा, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ होता है प्रेशर बढ़ने पर। जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 ग्राफ्स को एक साथ स्टडी किया। एक तो वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ समझा, और दूसरा वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ पर प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर हमें कोरिलेट करना है प्रेशर को वॉल्यूम के साथ, जो कि बॉयल्स का लॉ है। अब इसका एक सिग्निफिकेंट अगर हम देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वहाँ पर क्या होता है कि कांस्टेंट मास एंड प्रेशर डेंसिटी ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के, है ना। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मूवमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, तो डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों हमारे इन्वर्सली रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जैसे D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। और देखिए D इक्वल टू क्या होता है, M/VV होता है, हमें पढ़ा, ये स्टडी किया। और V प्रोपोर्शनल टू T है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, D प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ये हमारे रिलेशंस आ गए। इसका प्रैक्टिकल अगर हम यूज़ करें तो हॉट एयर बैलून्स इन स्पोर्ट्स, है ना, इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ।
तो हॉट एयर जब होती है, टेम्परेचर हाई होता है, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो वो बैलून क्या होगा, आसानी से ऊपर हमारा जाने लग जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो आसानी से ऊपर की तरफ जाते हैं। अभी हमने 2 लॉज के बारे में स्टडी किया, एक लास्ट लेक्चर में बॉयल्स लॉ और सेकंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/B, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, B प्रोपोर्शनल टू T। अब थर्ड आ गया गैलुसैक, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, प्रेशर और टेम्परेचर को एक साथ लिया, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर, और वॉल्यूम को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया। तो इन्होंने क्या फाइंड किया कि जो प्रेशर है दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। तो सेम रिलेशन यहाँ से निकल कर के आया, ये P इक्वल टू KT या P प्रोपोर्शनल टू T। अब देखिए टेम्परेचर अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें देन प्रेशर कितना हुआ, P0, और P0 कितना है हमारा, K इंटू 273.15। P0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू 273.15, है ना, क्योंकि P0 हमारा किस पर है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे ये वैल्यू हमारी कितनी है, 0, है ना। जब ये 0 हो गया तो P0 कितना होगा, K इंटू 273.15, या K इक्वल टू P0 अपॉन 273। अगर P यहाँ से निकालें तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 अपॉन 273 और ब्रैकेट में T प्लस 273, है ना। ये रिलेशन कहाँ से निकल करके आया हमारा, इस वाले से, है ना। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो K है, K की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, है ना, तब भी हमारी ये वैल्यू यहाँ से आ सकती है। अब यहाँ से P0 हमने ये ले रखा है, और देन P0 अपॉन 273 ब्रैकेट में T प्लस 273.15, और इसको हमने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जब ये 273 से 273 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और T में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से K इक्वल टू क्या आ गया, P0 1 प्लस T अपॉन 273, और यहाँ से अगर हम P0 तो सेम रखेंगे, लेकिन जो 1 है 1 की जगह पर 1 हो गया, और जो T है हमारा इधर आ गया, और 1 अपॉन 273 इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। तो P यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ गई, P0 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन T, है ना। अब देखिए यहाँ से हमारा सेम रिलेशन वो वाला आ रहा है जो रिलेशन हमने चार्ल्स वाले में पढ़ा था, है ना। चार्ल्स वाले केस में क्या हो रहा था कि चार्ल्स वाले केस में जो टेम्परेचर था वो हमारा, जब हम 1 डिग्री इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे थे तो वॉल्यूम में भी कितना हो रहा था, 1/273 उसमें चेंज आ रहा था, है ना। उसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर में यहाँ चेंज करें तो प्रेशर में भी जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 1/273.15। ठीक है, अच्छा, दिस लॉ फेल्स एट लो टेम्परेचर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल भी कम सिग्निफिकेंट। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वहाँ पर ये जो है हमारा क्या हो जाता है, बहुत कम वैल्यूबल रह जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो वॉल्यूम है गैस का वो कंसीडरेबल हो जाता है। देखिए अगर टेम्परेचर हाई है तो उनमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बहुत हाई होगा। जब हमारा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। और गैस का जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पूरे जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कंसीडरेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अ ग्राफ बिटवीन P एंड T कांस्टेंट इज़ कॉल्ड आइसोकोर। कोर माने होता है वॉल्यूम, कोर मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम। आइसो माने कांस्टेंट या सेम, यानी हमारा सेम वॉल्यूम
पर जब हम प्रेशर और टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइसोकोर। यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज़ प्रेशर एंड दिस वन इज़ टेम्परेचर, है ना। प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों में ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है। रिलेशन हमारा क्या है, P प्रोपोर्शनल टू T, है ना। प्रेशर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो देखिए टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है ना। ये जो ग्राफ है बिल्कुल चार्ल्स लॉ की तरीके से है, बस वहाँ हमने क्या लिया था, प्रेशर की जगह वॉल्यूम ले रखा था। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, अगर हमारा वॉल्यूम V1 है, अगर हम वॉल्यूम क्या करें, बढ़ा दें, V1 से V2 कर दें, है ना, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, है ना। देखिए ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसे V2 से अगर हम V3 कर दें तो हमारा क्या होगा, प्रेशर और डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही V3 से V4 करेंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, प्रेशर और कम हो जाएगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। कौन सा लॉ लग रहा है, बॉयल्स लॉ लग रहा है। यहाँ भी हमने 2 ग्राफ्स को एक साथ एक्सप्लेन किया, प्रेशर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना, लेकिन वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने पर जो प्रेशर है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। गैल-लेसैक का अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो देखिए समर टाइम में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे टायर होते हैं कार या बाइक के, उसमें प्रेशर भी इंक्रीज़ होने लग जाता है ना। तो ज़्यादा जब टेम्परेचर हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, है ना, तो उस समय हमें जो अपने टायर हैं उसमें जो हवा है, एयर प्रेशर, वो थोड़ा मॉडरेट रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो टेम्परेचर के साथ उसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो ब्लास्ट कर जाएं। आपने देखा होगा कि जो आगरा दिल्ली हाईवे है ना, वहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं, है ना, कि क्योंकि वहाँ पर स्पीड तेज़ रहती है, हाई स्पीड, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो क्या होगा, टायर हमारा बस्ट हो जाएगा, है ना, और उसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है गाड़ी का और कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब तो वहाँ गाइडलाइन भी बनाई हुई है, तो वो एप्लीकेशन किसका, गैल-लेसैक का है। नेक्स्ट लॉ इज़ एवोगैड्रो लॉ, है ना। एवोगैड्रो लॉ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। अगर ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता हमें, है ना, ये लॉ नहीं होता, तो हमें जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, है ना, कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी करते हैं, है ना, तो वो हम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैस हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, मीथेन, है ना, ये डिफरेंट गैसेस हैं। अब इन गैसेस का अगर हम वॉल्यूम फिक्स ले लें, है ना, जैसे हमने 22.4 लीटर इनका वॉल्यूम ले लिया, तो इनमें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे। कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23। और ये क्योंकि एवोगैड्रो ने ये पता लगाया, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो लॉ, है ना। और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर हमारा सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ये कंडीशंस हैं, है ना, सेम क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम वॉल्यूम सेम ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, भले ही उनका मास कुछ भी हो। जैसे हीलियम का अगर हम 22.4 लीटर लेंगे तो उसका मास कितना है, 4 ग्राम, नाइट्रोजन का 28 ग्राम, मीथेन का 16 ग्राम, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम है, ठीक है। यहाँ से एक हमारा रूल निकल के आता है, दैट इज़ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स, है ना। तो V1/V2 = N1/N2। अगर हम किसी भी गैस के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है ना, वॉल्यूम के साथ हमारे मोल्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब देखिए ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक,
और ये अब तक जो हमने आपको गैस पैरामीटर्स बताए और जो गैस लॉज बताए वो सारे इसी इक्वेशन के लिए थे, या हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन उन सारे लॉज को कंबाइन करके बना हुआ है, या हम इससे उन सारे जो लॉज हैं उनको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, है ना। इट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। यानी अगर एक आइडियल गैस है, कोई भी हमारी गैस है, उसको अगर हम आइडियल मानते हैं और उस पर अगर ये सारे लॉज हम इम्प्लाई करें, जैसे बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बी प्रोपोर्शनल टू 1/p। चार्ल्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू N होगा यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इन सब को कंबाइन कर दें तो क्या आता है हमारा, V प्रोपोर्शनल टू NT/P। और प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज़ R। R को बोलते हैं हम गैस कांस्टेंट। व्हाट इज़ R? इट इज़ अ गैस कांस्टेंट, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT। इट विल बी PV इक्वल टू nRT, है ना। इसके अंदर देखिए सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, चार्ल्स लॉ भी हो रहा है, बॉयल्स लॉ भी हो रहा है, एवोगैड्रो भी हो रहा है। इन सबको जो कंबाइन करके 1 मोल के लिए अगर हमारा n इक्वल टू 1 है तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई हैं कि अगर हमारा एक सिस्टम है जिसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या है, P1, V1 एंड T1। अब हम उसमें एक चेंज कर दें कि उसका जो प्रेशर है वो कितना कर दें, P2, और वॉल्यूम हो जाता है उसका V2 एंड टेम्परेचर हो जाता है T2। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो रिलेशन कैसे आएगा, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2/T2। ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, PV/NT इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। यानी PV/T दैट इज़ कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होगा तो P1 V1/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2/T2 एंड सो ऑन। अब देखिए एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपके कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ कांस्टेंट R, है ना। गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या करिए, पहले 1 मोल ले लीजिए गैस और उसको इस तरीके से लिखिए R इक्वल टू PV/T, है ना। अब सारे हम SI यूनिट में लेते हैं, प्रेशर को लेंगे 180 m हो जाएगा, है ना, या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या पास्कल हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा 22.4 लीटर या DMQ या इतने मीटर क्यू हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यू में 1000 DMQ होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर को हम लेंगे तो 273 केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी। ये प्रेशर की वैल्यू है, इट इज़ वॉल्यूम एंड दिस वन इज़ टेम्परेचर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, है ना। अब यहाँ पर जो हमारा न्यूटन मीटर जो वैल्यू है उसको अगर हम किस में ले लें, जूल में ले लें, है ना। जब जूल में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा 8.314। अगर इसको अर्ग में ले लें यानी CGS, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जूल और केल्विन में रिलेशन होता है कितना, 4.18 का। तो इसको हम 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1.987, जो कि 2 के, है ना, अराउंड है। और इसको हम लीटर एटमॉस्फेयर में भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0.0821। उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 821। इसमें देखिए कई सारी हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हमारी कौन सी हैं, एक ये वैल्यू इम्पोर्टेंट है, दूसरी ये इम्पोर्टेंट है, और थर्ड ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है और आपको पता भी होना चाहिए किस तरीके से हम इनको निकालते हैं। एक और टॉपिक है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, है ना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेगा।
नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पी वी इक्वल टू क्या होता है हमारा एन आर टी। पी वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना। और एन हमारा क्या है, इट इज़ द मोल। मोल क्या होता है, मोल इज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, तो एन की जगह पर हमने क्या रख दिया, डब्ल्यू अपॉन एम रख दिया। ठीक है, पी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। अब देखिए डब्ल्यू जो हमारा वी है ना, वी को हम क्या कर सकते हैं, इधर ले जाएं। वी को इधर डेंसिटी हमारा क्या होता है, डी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, है ना। तो डब्ल्यू हमारा ये हो गया, वी को हम इधर ले आए, तो डब्ल्यू अपॉन वी हमारा क्या हो गया, डी हो गया, डेंसिटी हो गया। तो पी एम इक्वल टू डी आर टी, और डी को हम रो भी बोलते हैं, जो डेंसिटी है उसको हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, पी एम अपॉन आर टी। अगर आपको प्रेशर दिया है, मॉलिकुलर मास दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर कांस्टेंट है आपको पता होता है, तो रो की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, सारे लॉज डिस्कस हो गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। इसके अलावा हमने जो आर यानी गैस कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स के बारे में जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है, दैट इज़ मॉलिकुलर मास और गैस ऑफ डेंसिटी। अगर किसी गैस का हमें मॉलिकुलर मास निकालना है तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा हमारे पास फिजिकल टूल मिल गया मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करने का।